जिज्ञासा द क्वेस्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने अपना सेकंड वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्राइसिस इन अफ़गानिस्तान पर। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन पैदा कर दी है और थोड़ा उसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि सेकंड वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कि डॉक्टर नजीबुल्लाह से लेकर IC-814 से लेकर के अन्य चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करूंगा। इसके पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति जो है, जियो पॉलिटिक्स स्थिति जो मानी जाती है वो क्या है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है अफ़गानिस्तान जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है। और ये आपका काबुल हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया, और ये आपका है भारत, और ये आपका चीन हो गया। और उसके ऊपर आप देख लें तो ये आपका ताजिकिस्तान है, ये किर्गिज़स्तान है, और ये आपका कजाकिस्तान हो गया, और ये उज़्बेकिस्तान हो गया, ये आपका पिंक कलर। और उसके बाद ये जो आपका लाइट येलो येलो में है, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, और इसके वेस्ट में पड़ता है ईरान। तो ये पूरे की तरह से ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो कितने देशों की सीमाएं मिलती हैं, तो एक, दो, तीन, चार, और उसके बाद आपका पाँच, पाँच, और ये कि इंडिया से भी सीमा मिलती है। हालांकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जिसने पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसे, तो कुल 6 देशों की सीमाएं जो हैं ये अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। और ये जो है ना, सिल्क रूट का भी पार्ट रहा है। जो चीन से होकर के यूरोप जो सिल्क रूट जाता था, तो मतलब उसका भी पार्ट जो है ये अफ़गानिस्तान होकर के रहा है। जो यारकंद, काशगर, जो कूची वगैरह जो आप देख रहे हैं, यहाँ यारकंद है, काशगर है, ये प्राचीन हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। और ये सिंगजियांग प्रोविंस है चीन का, ठीक है, सिंजियांग प्रोविंस है चीन का ये। और यहाँ से होकर के जो ईस्टर्न तुर्किस्तान पार्टी, उइघुर मुस्लिम्स मूवमेंट जो चल रहा है, ये यही पोर्शन है। तो अभी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है अफगानिस्तान का बहुत क्रूशियल है। ये एक तरह से सैंडविच बन चुका है इन सारे देशों के बीच में। और ये आपका येलो कलर से ये पूरा का पूरा रूस है। देखिए आप, बेरिंग सी, यहाँ अलास्का जो कि अमेरिका को सेल कर दिया रूस, USSR ने, रूस ने। उसके बाद ये ग्रीन कलर का आपने देखा, ये अलास्का है, ये आपका बेरिंग सी है, ये आर्कटिक सी है, और ये पूरा का पूरा रूस है। इसके नीचे ये देखिए आपका जापान हो गया, ये आपका नॉर्थ कोरिया, ये आपका साउथ कोरिया, ये पूरा ग्रीन चीन है, और ये आपका मंगोलिया है, मंगोलिया। और ये आपका सबसे बड़ा जो कंट्री आसपास है वो है कजाकिस्तान, चाइना के बाद। और तो बेसिकली रूस, सारा जो CIS कंट्रीज ये सब सारे थे, ये आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब। और यहाँ तक रूस बढ़ती जा रही थी। तो रूस को रोकने के लिए अफ़गानिस्तान में भी जब जब USSR की फ़ौजें आई, तब अमेरिका और पाकिस्तान वगैरह को चिंता हुई, और उन्होंने मुजाहिदीन या तालिबान को सपोर्ट किया, और रशियन फ़ौज को यहाँ से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। अब अफ़गानिस्तान के बारे में जो अभी हालात है उसके पीछे थोड़ा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन जो किया, उसका नाम है ज़हीर शाह। जो मोहम्मद ज़हीर शाह जो थे वो दुर्रानी साम्राज्य के थे, और उन्होंने आधुनिक अफ़गानिस्तान की नींव डाली। और यहाँ पर काबिल गौर एक चीज़ है कि ईरान में जैसे मोहम्मद रज़ा पहलवी थे, जिन्हें रज़ा शाह भी कहा जाता है, उन्होंने आधुनिक ईरान की नींव डाली, और जिनको 1979 में इस्लामिक क्रांति के द्वारा पद से हटा दिया गया। बाद में उन्होंने पेरिस में जाकर असाइलम लिया, शरण लिया। और जैसे इसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, जिन्होंने टर्की में ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करके और आधुनिक टर्की की नींव डाली। आप सबों ने पढ़ रखा होगा बुक में। इसी प्रकार आधुनिक अफ़गानिस्तान के जो निर्माता माने जाते हैं, मोहम्मद ज़हीर शाह माने जाते हैं। तो मोहम्मद ज़हीर शाह के बाद जब अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, उसकी सेना आ जाती है, क्योंकि सेंट्रल एशिया के करीब करीब सारे देश जो हैं USSR के अंतर्गत आ चुके थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसका सबसे बड़ा देश मतलब रूस था, जिसकी राजधानी मास्को थी। उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के आसपास के सारे जो देश थे वे इसके अंग बन चुके थे। और जब आप समझिए कि ये देश आपस में, सोवियत संघ कमज़ोर पड़ा, तो 1991 में इसका विघटन हो गया, और ये सारे देश जो हैं अलग हो गए, और इन्हें CIS कंट्री का नाम दिया गया होगा। ये भी आपने पढ़ रखा है। तो होता क्या है कि जब अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीनों, जिनका बाद में नाम तालिबान पड़ा, ने रशियन जो सोवियत संघ वाली जो फ़ौज थी उसको जब अटैक करना शुरू कर दिया, उसके रास्ते में समझिए बारूदी सुरंग या फिर गुरिल्ला वारफेयर से अटैक करना शुरू कर दिया, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। उसके बाद सोवियत संघ जो है कमज़ोर होने के बाद
अफ़गानिस्तान छोड़ करके चली गई 1990 के आसपास में। तो जब अफ़गानिस्तान छोड़ करके चली गई तो उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर नजीबुल्लाह, और उनकी जो पार्टी थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। तो ये जो लिबरल माने जाते थे, और इन्होंने भरसक कोशिश की कि अपने देश में जो है मुजाहिदीनों यानी कि तालिबान को वो न पनपने दें। तो ये तालिबान की नज़र में सबसे बड़े दुश्मन बन गए, साथ साथ ये पाकिस्तान की नज़र में भी सबसे बड़े दुश्मन बन गए। तो होता यह है कि तालिबान ने तो अपना मूवमेंट वहाँ चला रखा था, आर्म्स एम्यूनेशन की सपोर्ट उसको पाकिस्तान से मिल रही थी, सऊदी अरेबिया भी उसकी फंडिंग कर रहा था, अमेरिका का भी सपोर्ट था। तो चूंकि असलहे वगैरह सब कुछ मिल रहे थे और सप्लाई चेन बनी हुई थी, तो इनको कोई दिक्कत हुई नहीं पख्तूनों को। तो उन्होंने आपका ये नजीबुल्ला, डॉक्टर नजीबुल्ला के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखा, और इसमें इनको सफलता भी मिल जाती है 1996 में। तो 27 सितंबर 1996 को इन्होंने काबुल के कंपाउंड से डॉक्टर नजीबुल्ला को ये गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद उनको ले जाकर उनके सिर में गोली मारते हैं, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उनके डेड बॉडी को वो घसीटते भी है ट्रक से, और लैंप पोस्ट से लटका करके काफ़ी मतलब दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसके साथ ही उनके जो भाई थे डॉक्टर नजीबुल्ला के, उनका नाम था शाहपुर अहमद जई, उनकी भी हत्या कर दी जाती है लैंप पोस्ट से लटकाकर, दोनों भाइयों की। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान अपना क्रूर रूप दिखाना चाहता था लोगों को। तो उसके बाद क्या होता है कि अब थोड़ा मैं यहाँ डॉक्टर नजीबुल्ला के बारे में बता दूंगा कि वो एक डॉक्टर थे, एमबीबीएस उन्होंने काबुल से की थी। उसके पहले उन्होंने बारामूला कश्मीर में भी अपनी पढ़ाई कर रखी थी, तो इसलिए भारत से भी उनके संबंध अच्छे थे। और ऐसा माना जाता है कि अरेस्ट होने के पहले वो कोशिश में थे कि भारत आ जाएं वो, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो उसके बाद क्या होता है कि 9/11 का अटैक होता है, कहाँ? अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका के ऊपर जब 9/11 का अटैक होता है, और उसके पहले नजीबुल्ला की हत्या करके तालिबान काबिज हो जाता है अफगानिस्तान के ऊपर, यानी कि काबुल समेत हर जगह कंट्रोल किसका होता है? तालिबान का, कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ करके जहाँ पर शिया कम्युनिटी हजारा वगैरह थी। और अब्दुल रशीद दोस्तम का आपने सुना होगा, या आपका अहमद शाह मसूद के बारे में सुना होगा। तो इनके जो कुछ फौजें थी, वॉरलॉर्ड्स बेसिकली ये थे, इन्होंने बहुत जगह तालिबान को घुसने नहीं दिया अपने यहाँ, लेकिन मोर और लेस सारे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था। तो तालिबान जो था समझिए कि फिर आया वर्ल्ड की नज़र में जब 9/11 का अटैक होता है अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका में, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, आपको पता भी होगा कि 4 प्लेन्स को यूज करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उन्होंने उड़ा दिया। ठीक है, उससे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है डिमोलिश हो गया, ध्वस्त हो गया। उन्होंने पेंटागन पे भी अटैक किया, वाइट हाउस के पास भी अटैक किया। तो कुल मिलाकर के न्यूयॉर्क से लेकर हर जगह जो है अल कायदा ने अपना कहर बरपाया। और इसके बाद जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने यह शपथ ले ली कि वो अल कायदा का नामो निशान ख़त्म कर देंगे। तो जॉर्ज विलियम बुश उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज सीनियर बुश के बेटे। उन्होंने तालिबान से वार्ता की और उन्होंने बोला कि वो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंप दे। तालिबान ने सीधे मना कर दिया। तालिबान ने कहा कि एक तो ओसामा बिन लादेन वहाँ है नहीं, और दूसरा ये कि इसका क्या सबूत है कि अल कायदा ने ही ये अटैक किया था। तो अमेरिका समझ गया कि ऐसे ही अब मानने वाले हैं नहीं। तो अमेरिका क्या करता है कि 7 अक्टूबर 2001 को अटैक कर देता है अफगानिस्तान के ऊपर नाटो के द्वारा। आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि ISAF और नाटो के द्वारा अफगानिस्तान पे अटैक किया जाता है। तो तालिबान का उदय तो हो चुका था। तो तालिबान के उदय के बाद आप समझिए 25 मई 1997 को पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात पहले देश थे जिन्होंने इनको मान्यता दी तालिबान को। और 26 मई, एक दिन के बाद 1997 को सऊदी अरब ने भी इनको मान्यता दे दी। तो अब इस चीज़ को समझिए आप कि तालिबान को सबसे पहले मान्यता देने वाले ये 3 देश थे। और तो इससे साफ समझ में आता है कि तालिबान को बढ़ावा फिर किसने दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि आसपास के देशों में तालिबान के आने के बाद उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश होता है वो भारत होता है। आज भले अभी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग बुद्धिजीवी जो हैं 2-3 इंडिया में भी, वो कह रहे हैं कि तालिबान से इंडिया को क्या खतरा है, तालिबान ने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। तो आइए मैं एक आपको इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको पता भी होगा कि तालिबान से इंडिया को क्या परेशानी हुई थी। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए एक हवाई जहाज़ उड़ान भरता है, IC-814। जब यह भारतीय एयर स्पेस में शाम में 5:30 बजे 5:30 दाखिल होता है, तो 5 उसमें जो उसमें पैसेंजर बने हुए थे छद्म, वो बेसिकली हाईजैकर्स थे, वे आ करके और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। तो टोटल उसमें 176 पैसेंजर्स थे, जिसमें 5 हाईजैकर्स थे और 15 उसमें क्रू मेंबर्स थे, पायलट और आपका फ्लाइट इंजीनियर्स वगैरह सब मिला करके जो और स्टाफ्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हाईजैक कर लेते हैं, और उसके बाद
प्लेन को अमृतसर में जो राजा शांसी एयरपोर्ट है वहाँ पहले ले जाते हैं, उसकी फ्यूलिंग होती है, फिर लाहौर में उतारते हैं। अब पाकिस्तान देखिए दिखावे के लिए कहता है कि मैं नहीं यहाँ पे रुकने दूंगा प्लेन को। उसके बाद लाहौर से फिर टेक ऑफ प्लेन करता है, उसके बाद जाता है दुबई, और दुबई में जाने के बाद वहाँ पर वे क्या करते हैं 27 पैसेंजर्स को उतारते हैं। उसमें से कईयों को मतलब स्टैबिंग वगैरह हो रखी थी, खंजर वगैरह मार रखा था उन्होंने। उसके बाद क्या होता है कि दुबई में उतारने के बाद दुबई से फिर प्लेन टेक ऑफ कर जाती है, और टेक ऑफ करने के बाद प्लेन को वो कहाँ ले जाते हैं, कंधार। और कंधार कहाँ है, अफगानिस्तान में, और तालिबान का गढ़ क्या है, कंधार है। तो ये जो हाईजैकिंग जो चली थी ये 7 दिनों तक चली थी, और इसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत में जो इस्लामिक टेररिस्ट बंद हैं उनको छोड़ा जाए। पहले इन्होंने काफ़ी लंबी लिस्ट दी थी, तो बाद में इन्होंने 3 आतंकवादियों को रिहा करने के लिए कहा। उसके बदले में उन्होंने कहा कि वो यात्रियों को छोड़ेंगे और प्लेन को छोड़ेंगे। तो उस समय की सिचुएशन बहुत ज़्यादा समझिए कि परेशान करने वाली थी। और आपको पता है कि अजित डोभाल साहब जो अभी वर्तमान में एनएसए हैं, उस समय भी वो वहाँ पर गए थे, और हमारे जो उस समय मतलब रक्षा मंत्री थे जसवंत सिंह, वो भी गए थे वहाँ, और तालिबान से वहाँ वार्ता की गई थी। और वहाँ जो बताया जाता है कि आईएसआई के 2 ऑफिसर्स भी थे, आर्मी ऑफिसर्स, एक कर्नल रैंक का और एक मेजर रैंक का। उन दोनों की वजह से वार्ता करने में भी काफ़ी दिक्कत हुई और डिले हुआ, क्योंकि इसके पीछे समझिए दिमाग किसका काम कर रहा था, दिमाग काम कर रहा था पाकिस्तान का। तो उसके बाद उसी बीच में क्या होता है कि हाईजैकर्स ने एक पैसेंजर रिपन कत्याल की हत्या भी उन्होंने कर दी थी। अगर आप में से उस समय जो लोग होंगे या बाद में जिन्होंने ये सब न्यूज़ पढ़ी होगी उनको अच्छे से पता होगा, और इस पर एक मूवी भी बनी है। और उसके बाद क्या होता है कि भारत में जो 3 टेररिस्ट थे, इनका नाम था मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मसूद अजहर। इन सब का नाम आपने सुन रखा होगा, जो अभी भी समझिए कि नाक में दम कर रखा है भारत में इन्होंने। और ये सब दुर्दांत टेररिस्ट हैं जो अभी भी भारत के लिए नासूर बने हुए हैं। इसमें से खासकर जो मसूद अजहर है, इसमें जो आपका शेख जो उमर सईद शेख था, वो समझिए उसका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और वहीं पला बढ़ा था, और वहीं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहा था। हालांकि ग्रेजुएशन उसने पूरी नहीं की थी, और वो भारत में आकर के इन गतिविधियों में शामिल था। और उसके जो निशाने पर फॉरेन के टूरिस्ट रहते थे, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छी थी, क्योंकि ब्रिटेन का जन्मा था, वहीं का पला बढ़ा था, और वो पाकिस्तानी ऑरिजिन का। तो वो क्या करता है कि इंडिया में आकर के फॉरनर्स को अबडक्ट करता है। और उसके बाद आपके सहारनपुर, गाजियाबाद, वे सब में केसेस हुए थे जिसमें उन्होंने 5 टूरिस्टों को किडनैप किया था, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, इसकी उमर सईद शेख की, और वो जेल में बंद था। और इसके साथ साथ मसूद अजहर भी यहाँ बंद था, और जरगर भी बंद था। तो ये जो 3 दुर्दांत जो मतलब आतंकवादी थे, इनकी रिहाई की वो शर्त रखते हैं, और जिसके बदले में क्या होता है कि उनको छोड़ना पड़ता है। आप सबों को पता होगा 176 लोगों के बदले, और ये कांधार ले जाकर इनको छोड़ा जाता है। और उसके बाद जो उमर शेख था उस पर फिर पाकिस्तान में भी एक केस चला। आपको पता होगा कि साउथ एशिया के चीफ थे, वॉल स्ट्रीट जनरल साउथ एशिया के चीफ थे डैनियल पर्ल। इनकी हत्या भी 1 फरवरी 2002 को कराची में कर दी गई थी। उसमें भी उमर शेख जो था उसको अभियुक्त माना गया था, और इसे फांसी की सज़ा दी गई थी पाकिस्तान में। लेकिन बाद में अभी 2020 में पाकिस्तान ने उस सज़ा को पलट दिया है, एक तरह से माफ़ कर दिया उसको। तो समझिए कि ये बहुत ज़्यादा ये मतलब टेररिस्ट थे, लेकिन उसमें भी इनका कैटेगरी काफ़ी ऊपर था। तो उस समय से ये दिक्कत चली आ रही है। तो जो लोग अभी कह रहे हैं इंडिया में कि तालिबान से कोई दिक्कत नहीं है, तो तालिबान से दिक्कत आज हो या ना हो, या जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उस समय तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी तालिबान के ही कारण। अब चलिए हम वापस आपको ले चलते हैं 2001 में, जब अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया था। तब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने थे हामिद करजाई, और ये 22 दिसंबर 2001 से लेकर 29 सितंबर 2014 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे। और भारत ने अपना संबंध बनाना शुरू किया था हामिद करजई के ही टाइम से। हालांकि नजीबुल्ला से भी संबंध अच्छे थे, लेकिन करजई के समय से ही वहाँ डेवलपमेंट का काम भारत ने शुरू कर दिया था। तो भारत ने अफगानिस्तान में काफ़ी निवेश किया। अभी जो क्वेश्चन उठ रहा है कि भारत के निवेश का क्या होगा, और वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो देश अफगानिस्तान में विकास का काम कर रहा था, बच्चों से लेकर के वयस्कों से लेकर के लड़कियों के लिए, सबके लिए समझिए शिक्षा देने का, उनके रहन सहन को अच्छा करने का, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन सुविधा से लेकर के मेडिकल फैसिलिटी या और भी सुविधाएं जो देनी होती हैं, ट्रेनिंग देना है, उसका काम भारत कर रहा था। और उसमें समझिए कि खलल पड़ गया है। तो भारत के जो निवेश हैं उस पर क्या होने वाला है, वो भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत जो है यहाँ 400 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, और भारत ने यहाँ करीब 22,350 करोड़ यानी $3 बिलियन से भी ज़्यादा का निवेश कर रखा है।
सोचिए बहुत बड़ा निवेश है, भारत आसपास के देशों में इतना बड़ा निवेश किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, और जिस पर अभी प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब इसमें कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताऊँगा। जैसे भारत ने वहाँ काबुल के संसद को ये बनाया है करीब 675 करोड़ की लागत से, और ये 300 एकड़ में फैला हुआ है, और इसका उद्घाटन 2015 में नरेंद्र मोदी ने किया था। और इस संसद में एक ब्लॉक का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। दूसरा जो मेन प्रोजेक्ट भारत ने किया है वो है सलमा डैम। आप सबने नाम सुन रखा होगा। यह हारी नदी पर बनाया गया है, और इसकी जो क्षमता है ये करीब 42 मेगावाट है, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और ये हेरात प्रोविंस में पड़ता है, और 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। और इससे करीब 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई होगी, और इसकी जो जल क्षमता है, जल धारण क्षमता है करीब 640 मिलियन क्यूबिक मीटर है। और इससे समझिए हेरात के चिश्ती शरीफ से लेकर के ईरान के जुल्फ़िकार क्षेत्र तक सिंचाई होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है सलमा डैम प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान का, और ये भी इसमें और काम होना बाकी है, और ये क्षेत्र भी अभी तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। और हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स भी इंडिया ने काफ़ी बढ़ चढ़ के किए हैं वहाँ पे। मेडिकल मिशन भी किया है वहाँ पर। 1985 में ही इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट वहाँ स्थापित किया गया था बच्चों के हेल्थ केयर के लिए। और इसके अलावा और भी वहाँ मेडिकल ट्रेनिंग का काम भारत कर रहा है। वहाँ जैसे नर्सेज वगैरह होती हैं या लोगों को ट्रेनिंग देने का काम इंडिया कर रहा है वहाँ पे, उसमें भी काफ़ी निवेश कर रखा है इंडिया ने। और जरांज डेला राम हाईवे इंडिया कर रहा है वहाँ पर, करीब 218 किलोमीटर की सड़क है ये, और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है, और यह करीब $150 मिलियन का प्रोजेक्ट है, और जिससे माना जाता है कि अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ में पहुंचने में आसानी होगी। भारत ने अफगानिस्तान को गिफ्ट के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आपने MI हेलीकॉप्टर के बारे में सुना होगा। Mi-24V अटैक हेलीकॉप्टर को भारत ने दिया था अफगानिस्तान को गिफ्ट में। करीब 5 हेलीकॉप्टर दिए थे। अभी हाल में कुंदूज में कुछ हेलीकॉप्टर्स पर तालिबान ने कब्जा भी कर लिया था, आपने न्यूज़ में सुना होगा। इसके अलावा भारत ने गिफ्ट के रूप में 400 बहुत अच्छे अत्याधुनिक बसेस दिए हैं अफगानिस्तान को, 200 मिनी बस, 105 यूटिलिटी व्हीकल फॉर म्यूनिसपैलिटी जो कचरा वगैरह ढोने का, गंदगी ढोने का काम करती हैं, सफाई का काम करती हैं, वो गाड़ियाँ। करीब 285 मिलिट्री व्हीकल दिए हैं, सैन्य वाहन। फिर अफगान नेशनल आर्मी के लिए दिया है ये, और 10 बड़े बड़े एम्बुलेंस भी दिए हैं वहाँ के हॉस्पिटल्स के लिए। और इसके अलावा बामियान में सेल का भी एक प्रोजेक्ट आने वाला था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। इस प्रकार आप समझिए कि दोनों देशों के मध्य करीब $1 बिलियन यानी 74 अरब रुपए का व्यापार होता था साल में। सोचिए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच का संबंध कितना अच्छा था, और इन सब चीज़ पर समझिए अभी प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब तालिबान का दोबारा सत्ता में आने से इन सब प्रोजेक्ट पर कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी फिर जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि भारत और तालिबान के बीच में वार्ता होनी चाहिए। अब तालिबान के जो प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि भारत अपने प्रोजेक्ट्स कर सकता है, उसके लिए आज़ादी होगी। हाँ, भारत अफगानिस्तान की भूमि को अफगानिस्तान के विरुद्ध या किसी और देश के विरुद्ध यूज नहीं कर सकता है। मतलब कि आप समझिए कि पाकिस्तान क्या कहता था कि वो भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के विरुद्ध यूज करने के लिए वहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम वगैरह जो हैं या सब प्रोजेक्ट्स कर रहा है। तो एक तरह से इंडिकेशन तालिबान ने दे दी है कि भारत प्रोजेक्ट्स पूरा कर ले और बस यहाँ से चला जाए। तो अब तालिबान जब दोबारा सत्ता में आ गया है तो इस पर प्रश्न चिन्ह तो लगा ही है कि भारत जो ट्रेनिंग कैंप चला रहा है अफगानिस्तान में लोगों को शिक्षित करने के लिए, जैसे वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था चले सही, म्यूनिसपैलिटी वगैरह की ट्रेनिंग दे रहा है, डिफेंस की, सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहा है, और उन सब चीज़ों के लिए आपके कई दल इंडिया भी आते हैं और इंडिया से कई दल वहाँ जाते हैं। अभी आज की डेट में समझिए सैकड़ों इंडियंस अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, वहाँ के फैक्ट्रियों में भी काम कर रहे हैं, वहाँ के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कई इंडियन कंपनीज वहाँ पर काम कर रही हैं, जिस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। और भारत जो है अफगानिस्तान की भलाई के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो इन सब चीज़ों पे हो क्या रहा है कि ये परिस्थितियाँ प्रश्न चिन्ह पैदा कर दी हैं, और पाकिस्तान ये देखकर बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता नहीं था कि भारत वहाँ पे रहे। और ये देखिए कि बिल्कुल पाकिस्तान के सोचे अनुसार चीज़ें चल रही हैं अभी, और कारण ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले अभी मतलब तालिबान को मान्यता भी दिया है, और उसका मतलब साथ में कौन है, उसका मतलबी दोस्त चीन। और चीन को क्या दिक्कत है, चीन की नज़र अफगानिस्तान के संसाधनों पर है, क्योंकि संसाधन काफ़ी ज़्यादा है अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान का जो बदखशां जो प्लेस है, प्रोविंस है, वहाँ पर समझिए कि बहुत कीमती
जवाहरात मिलते हैं। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा, लाजवर्द वगैरह जो लैपिस लेज़ुली जिसको कहते हैं, वो बदखशा से आता था। इवन इंडस सिविलाइजेशन के समय भी बदखशा से माना जाता है कि वो आता था। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान में सोना, चांदी, बाकी मिनरल्स और आपका जो अभी मैंने बताया लाजवर्द वगैरह और भी जो प्रीसियस स्टोन्स हैं वो काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं। तो इन सब पर नज़र है अफ़गानिस्तान की। साथ ही जो अफ़गानिस्तान की एक छोटी सी पट्टी सिंजियांग प्रोविंस को भी टच करती है। तो जो उइघुर मुस्लिम्स हैं, जो ईस्टर्न तुर्किस्तान पार्टी के नाम से ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं वेस्टर्न चाइना में, और तो चाइना से सेपरेट करना चाह रही हैं सिंजियांग प्रोविंस को, तो उससे क्या है कि तालिबान उसको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि दोनों सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, तो चाइना को ये डर है। तो इसीलिए चाइना, अभी हाल में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल चीन भी गया था, और वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं यांग वी, उनसे वो मिला भी था, और उन्होंने यही चीज़ कहा था कि तालिबान चाइना के खिलाफ उसकी भूमि में कोई एक्टिविटी नहीं चलने देगा। और साथ ही चाइना ने भी एश्योरेंस लिया है तालिबान से कि वो उइघुर जो सेपरेटिस्ट हैं, जो वहाँ पे मूवमेंट चला रहे हैं ईस्टर्न तुर्किस्तान पार्टी के नाम से, उसको सपोर्ट नहीं देगा। तो समझिए कि पाकिस्तान का भी मतलब यहाँ सिद्ध हो रहा है और चीन का भी मतलब सिद्ध हो रहा है। और इसके साथ साथ देखिए, अभी जो मान्यता प्रदान किया गया उसमें वही 3 देश शामिल हैं, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीराट्स और सऊदी अरब। तो ये तीनों देशों ने इस दूसरे तालिबान को भी मान्यता दे दी है, और अपने आप में यह साबित कर रहा है कि तालिबान को शह कौन दे रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है, आर्म्स एम्यूनेशन कौन दे रहा है, ये अब छिपी हुई बात नहीं रह गई है। और जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत अभी वेट एंड वॉच के मोड में है, और अब देखिए कि ऊँट किस तरफ करवट बदलता है। तो अभी ये देखने की बात है कि आगे आगे क्या होता है। अब मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगला वीडियो मैं पार्ट 3 बनाऊँगा, जिसमें कि करंट जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में, उसके ऊपर मैं कुछ डिस्कशन करूँगा। उसके बारे में आपको बताऊँगा कि तालिबान में कौन कौन से लोग अभी शासन में आए हैं, और क्या उनकी मतलब उनका दृष्टिकोण क्या रहेगा भारत के प्रति और देशों के प्रति। अन्य देश, पश्चिमी देश उसको मान्यता देंगे नहीं देंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे अगर वीडियो से सेटिस्फाइड होते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन है उसको प्रेस करके और उसको सब्सक्राइब करें, सो दैट कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।